स्टूडेंट्स, कल हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। ठीक, कल हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन तक पढ़े थे। आज हम लोग को आगे तक चलना है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क हम लोग कल फिनिश कर दिए थे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ये हम लोग फिनिश कर चुके थे, लेकिन आज फिर से दोबारा हम एक बार थोड़ा सा रिफ्लेक्स आर्क को रिपीट करेंगे। ओके, तो हम ये बताए थे रिफ्लेक्स आर्क में कि सारे रिसेप्टर यानी सारे नर्व सेल्स हमारे सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक, हम लोग जो भी फील करते हैं वो उस रिसेप्टर के थ्रू होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम जल्दी में, अगर हमको कोई क्विक एक्शन करना हो तो ब्रेन तक मैसेज पहुंचने में, वहाँ से रिप्लाई आने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का हेल्प लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो भी क्विक एक्शन है वो हो पाता है। ठीक, तो हम वही रिफ्लेक्स आर्क को एक बार फिगर के थ्रू रिपीट कर रहे हैं। तो सपोज ये हमारा हार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सपोज ये हमारा हो गया हार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ से ये हार्ट है और मान लो हमारा हाथ इसको टच कर रहा है। ठीक, सपोज करो हमारा हाथ टच कर रहा है। ओके, तो हम ये वाला फिगर कल बताए थे। ये मान लो ये सारे हमारे न्यूरॉन्स हैं। स्ट्रक्चर हम न्यूरॉन्स का आप लोग स्टार्टिंग में ही बताए थे। ये सारे न्यूरॉन्स हो गए। तो ब्रेन तक तो इसको जाना नहीं है, क्योंकि जो हमारा एक्शन होने वाला है वो फास्ट होने वाला है। इसलिए इस मैसेज को ब्रेन तक तो जाना नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा जहाँ बॉडी के सारे न्यूरॉन्स सारे नर्व्स एक साथ मिलते हैं। कौन सा वो पार्ट है जहाँ पे सारे न्यूरॉन्स एक साथ मिलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जनरली स्पाइनल कॉर्ड ही यूज होता है। तो ये सारे नर्व्स है स्पाइनल कॉर्ड हम कल बताए थे, वो बटरफ्लाई के शेप का होता है। बटरफ्लाई जैसे दिखता है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, पता चलेगा। तो ऐसे होता है हमारा शेप जनरली। ये रहा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये है। और ये किससे कवर्ड रहता है? ये हमारे बैकबोन से कवर्ड रहता है। हमारा बैकबोन इसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और जो कवर्ड है किससे? बैकबोन से। तो ये मैसेज लेके हमारे न्यूरॉन्स गए यहाँ। अब यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड तक हमारा मैसेज पहुंचा। फिर उधर से रिप्लाई आ रहा है हमारा ऐसे। ओके, रिप्लाई आया, फिर हम जल्दी से हाथ हटा लिए अपना। ओके, तो वो न्यूरॉन जो मैसेज ले जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक मैसेज ले जा रहे हैं? हमारा हाथ जला, हम लोग हार्ट ऑब्जेक्ट टच किए, हाथ से स्पाइनल कॉर्ड तक जो नर्व्स मैसेज ले जा रहे हैं, उन नर्व्स को क्या कहते हैं? उन न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं उसको। ओके, तो these nerves are called sensory neurons. ओके, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड से हाथ तक जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके आ रहे हैं कि अपना हाथ हटा लो, वो कौन से न्यूरॉन्स हैं? उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर। अब सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी यहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, फिगर के थ्रू दिख रहा है ना, ये पार्ट ये वाले हो गए हमारे रिले न्यूरॉन।
सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन क्या होता है और रिले न्यूरॉन क्या होता है। ओके, अब हम एक बार डेफिनेशन के थ्रू इन तीनों को समझा देते हैं। तो फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन। तो अभी हम आप लोग को क्या पता है, व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन? वैसा न्यूरॉन जो मसल से यानी जो किसी भी सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। तो लेट्स राइट द न्यूरॉन which send messages from any sense organs to our brain or spinal cord, to our brain और स्पाइनल कॉर्ड। वैसे न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं हम लोग, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, नोन एज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन सबको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा मोटर न्यूरॉन। सेकेंड इज मोटर न्यूरॉन। व्हाट इज मोटर न्यूरॉन? तो द न्यूरॉन ठीक सेंसरी न्यूरॉन के ऑपोजिट वर्क करता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारा सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज ले जा रहा था। जो मोटर न्यूरॉन है वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से सेंस ऑर्गन्स तक मैसेज ले जाता है। तो लेट्स राइट द न्यूरॉन which send messages from brain or spinal cord to any sense organs brain or spinal cord to any sense organ known as motor neuron। तो सबको समझ में आ गया, सेंसरी न्यूरॉन क्लियर हो गया, मोटर न्यूरॉन क्लियर हो गया। अब हम लोग को थर्ड जो बचा है वो देखना है जो कि है हमारा रिले न्यूरॉन। ठीक, अब थर्ड देखते हैं रिले न्यूरॉन। व्हाट इज रिले न्यूरॉन? हम फिगर के थ्रू आप लोगों को बता चुके हैं कि रिले न्यूरॉन वैसा न्यूरॉन होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। तो लेट्स राइट हियर द
neuron which connects the neuron which connects sensory neurons to motor neuron known as relay neuron. तीनों पॉइंट क्लियर हो गया. व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन, व्हाट इज मोटर न्यूरॉन, व्हाट इज रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है. क्लियर. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट जनरली रिले न्यूरॉन is present inside the CNS. Inside the CNS. अब क्वेश्चन ये उठता होगा आप लोग के दिमाग में कि व्हाट इज CNS. तो लेट्स सी व्हाट इज CNS. ओके, तो हम ये देखते हैं डेफिनेशन. CNS होता क्या है. इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. फुल फॉर्म क्लियर हो गया. अब ये होता क्या है, इसका वर्ड क्या है? तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. ये दोनों मिलकर बनता है CNS. ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर constitute brain and spinal cord together constitute what? CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इतना क्लियर हो गया. हम कल रिफ्लेक्स एक्शन भी बता चुके थे, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी क्लियर हो गया. रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है उसका डायग्राम भी हम बता दिए रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू. जो हैंड वाला बताए थे कि हमारा हैंड हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है, आर्क एक डायग्राम के थ्रू बताए थे. वो डायग्राम हो गया रिफ्लेक्स आर्क, जिसके वजह से रिफ्लेक्स एक्शन पॉसिबल है. तो हमारा आज ये रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक फिनिश हो गया. अब हम लोग को ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ये हमारे चैप्टर का सेकंड टॉपिक है. टॉपिक इज द ह्यूमन ब्रेन. जनरली ब्रेन के बारे में तो सबको पता है. क्या होता है ब्रेन? हमारा थिंकिंग पार्ट होता है. हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला ब्रेन ही है. हम कुछ भी सोचते हैं, हम अच्छे से चलते हैं, हम कुछ भी याद कर पाते हैं, किसी से बात कर पाते हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं. सारा किसके वजह से पॉसिबल है? हमारे ब्रेन की वजह से. ओके, इसीलिए इसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को देखता है, चलाता है. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में. ओके, तो जो ब्रेन है हमारा वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ब्रेन इज our brain is
divided into 3 parts. First one is forebrain, second is midbrain, and third is hindbrain. ओके, ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। ओके, अब इनके वर्क क्या क्या हैं एक बार हम डायग्राम बना दें। जैसे आप लोग अपनी एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में डायग्राम देख भी सकते हैं, लेकिन एक बार हम डायग्राम बना के बता दे रहे हैं कि ब्रेन कैसा होता है, उसको कौन कौन सा पार्ट, ये तीनों पार्ट कहाँ पे होता है। फोर ब्रेन जनरली हमारे आगे का हिस्सा होता है। मिड ब्रेन जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये हमारे मिडिल में होता है। ओके, ब्रेन के मिडिल में होता है ये। और हाइंड ब्रेन जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है ब्रेन का, ये वो हमारा होता है हाइंड ब्रेन। तो एक बार डायग्राम देख लिया जाए। ओके, तो डायग्राम तो एक बार आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में देख लीजिएगा। अभी बहुत अच्छा ट्राई करते हैं। ये शेप होता है हमारे ब्रेन का। ओके, और बीच में कुछ ऐसा होता है। ऐसे निकला होता है फिर ये पार्ट हमारा होता है। जनरली हमारा यही शेप होता है और ये ऐसे। जनरली हमारा यही शेप होता है ब्रेन का। एक बार एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा आप लोग। तो जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये सबसे ऊपर वाला, ये इतना पोर्शन है। ओके, ये वाला पोर्शन होता है हमारा फोरब्रेन। तो लेट्स राइट दिस पोर्शन इज फोरब्रेन। फोरब्रेन हो गया। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये मिडिल वाला, ये हो गया हमारा मिड ब्रेन। और ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा हाइंड ब्रेन। तो दिस वन इज हाइंड ब्रेन। इतना क्लियर हो गया सबको? ओके, अब ये तो हमारा ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो 3 पार्ट हो गए। ओके, अब हमारे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक, जैसे इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो आगे एक बार देख लिया जाए। ओके, तो ये हो गया हमारा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला सबसे दिख रहा है, ये वाला, ये पोर्शन हमारा है सेरेब्रम। जो हमारा सेरेब्रम है वो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन है। मतलब जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, याद करते हैं, वो सारा सेरेब्रम का काम है। ओके, ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम हो गया। ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो निकला हुआ है ऐसे, इसको हम लोग कहते हैं मेडुला। मेडुला क्या होता है? मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, सेरेबेलम वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। हम बताएंगे इन तीनों के बारे में अलग अलग। जनरली ये तीन मेन जो वर्क हमारी बॉडी में होता है, जिससे हम लोग कुछ काम करते हैं, वो इन्हीं तीनों की वजह से होता है। तो हम इसका वर्क बताएंगे। ये जो छोटा सा ऐसे दिख रहा है, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो जनरली सारे बच्चे हार्मोन्स के बारे में तो सुने ही होंगे, ओके। तो ये एक हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है, ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एकदम मास्टर ग्लैंड भी इसको कह सकते हैं, मतलब हमारे जो ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो इसी ग्लैंड से निकलता है, ओके। ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारा ग्रोथ हो रहा है, हर टाइप का ग्रोथ, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही हो रहा है, ठीक। इसका फंक्शन हम आगे बताएंगे जब हम हार्मोन पढ़ाएंगे। इतने का तो नाम हम लोग को पता चल गया, ओके। ये जो हल्का सा ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो लेट्स राइट ये वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक। ये हाइपोथैलेमस भी एक हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है, ओके। इसके बारे में हम लोग हार्मोन वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा हो गया ब्रेन का स्ट्रक्चर। आप लोग एक बार अपने एनसीईआरटी की बुक से देख लेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियरली दिया है, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो बस हमने रफ स्केच बनाया है। अब देख लिया जाए सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला का वर्क क्या होता है। भाई फंक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे, सेरेब्रम। फर्स्ट इज सेरेब्रम, इट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। स्केच में हम लोग बताए थे कि जो सेरेब्रम है वो फोरब्रेन का एक पार्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। जो हमारा सेरेब्रम है वो एक फोरब्रेन का पार्ट है, ओके। अब वर्क ऑफ सेरेब्रम, it is a thinking part, it is a main thinking part of our brain. It is the main thinking part of our तो लिखे हैं कि इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो क्या है, सेरेब्रम, ओके। दूसरा वर्क क्या है इसका, रिमेंबर एनीथिंग, ठीक। हम लोग कोई भी चीज़ याद रख पाते हैं, याद रखने की हमारी कैपेसिटी है वो सेरेब्रम की वजह से ही है, जिसको हम मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक। रिमेंबर एनीथिंग मतलब लगभग सारी एक्टिविटीज याद करने वाली, लिखने पढ़ने वाली, ठीक। ये सारी एक्टिविटीज हमारा होता है किसके द्वारा, सेरेब्रम के द्वारा। बात है हम लोग सेरेबेलम पे, ओके।
सेरेबेलम हमारा मिड ब्रेन के पास में स्केच में हम आप लोगों को बताए थे। तो सेकेंड इज सेरेबेलम। सेरेबेलम जनरली हमारा वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। ओके, अब वॉलेंट्री एक्शंस में क्या आ जाएगा, तो देखो इट जनरली controls our voluntary actions. सेरेबेलम है वो जनरली हमारा वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, वैसा एक्शन जो हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकें, जैसे हमारा चलना, हमारा बॉडी पोस्चर। ओके, लेट्स राइट। बॉडी पोस्चर, ईटिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल। Walking in straight line, walking in straight line। ठीक, जो हमारा सेरेबेलम है वो कौन सा एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शन, वो ऐसा एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में हो। ओके, जो हम चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे ये हम लोग को मान लो ये मार्कर बेंच पे रखा है, इसको उठाना है। ओके, किस वजह से, सेरेबेलम। ओके, टू पुश एनीथिंग, टू पुल एनीथिंग। holding anything, ओके। जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हुए वो किसके वजह से हुए, सेरेबेलम की वजह से। सेरेब्रम क्या करता है, वो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है, वो हमारी मेन मेमोरी है। अब आया थर्ड पार्ट, क्या था, मेडुला था, जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। तो लेट्स सी, medulla, it is a part of hind brain। Okay, it is a part of hind brain। तो इसका वर्क क्या होता है, it generally controls our involuntary actions। involuntary actions, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। involuntary actions, involuntary actions हो गया। अब
जैसे कि हम सेरेबेलम में बताया कि वो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो ये जो मेडुला है वो हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? वैसा एक्शन जो कि हम कंट्रोल कर सके, ठीक, हमारा बस हो उसको। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे बस के बाहर हो, जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें, वो हमारा मेडुला के अंदर आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ब्रीदिंग। अब देखो, जैसे सेरेबेलम में हम बताए थे पुश एनीथिंग, पुल एनीथिंग। सपोज करो ये हम हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, किसका वर्क हो गया? ये हमारे सेरेबेलम की वजह से हुआ, ओके। लेकिन जो ब्रीदिंग है, अब ये हाथ हम ना हिलाएं तो भी हम जिंदा रहेंगे, लेकिन जो मेडुला है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये वैसे एक्शन है जो अगर बॉडी में ना हो तो ह्यूमन बीइंग जिंदा नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया ब्रीदिंग, अगर हम लोग ब्रीदिंग ना करें तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर और सेकंड एग्जांपल ले लो, ब्लड प्रेशर। ओके, तो हमारा सेकंड एग्जांपल क्या हो गया? ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर ना हो तो भी हम लोग जिंदा ना रह पाएंगे, ब्लड प्रेशर रहना चाहिए हेल्दी ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर। वॉमिटिंग का एग्जांपल ले लो, वॉमिटिंग भी एक हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन ही है, ओके। वॉमिटिंग पे हमारा कंट्रोल थोड़ी ना रहता है। जैसे हम लोग यहाँ हिला रहे थे, इस पर हमारा कंट्रोल है, जब चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे से हिला सकते हैं, लेकिन वॉमिटिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उसको जब आना होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में भी लिख लो। तो ये हो गया हमारा मेडुला का वर्क, ओके। अब हम अपने ह्यूमन ब्रेन के ये जो 3 ऑर्गन्स एंड 3 पार्ट्स, इनके बारे में तो डिस्कस कर लिए, ओके। अब कुछ नेक्स्ट तो हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में तो डिस्कस कर लिए। अब हम लोग को इतना पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। अगर उसको हम ऐसे भी टच कर दें, ठीक, अगर नॉर्मली ब्रेन है उसको हम लोग ये विदाउट स्कल उसको ऐसे टच भी कर दे तो इंसान पक्का मर जाएगा। बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन वो होता है, ओके। तो वो प्रोटेक्ट कैसे होता है, ओके। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स होते हैं जो ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो जैसे हम ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। ये इसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर ऐसे लेयर होता है, ठीक है। 2-3 लेयर होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और इस लेयर के ऊपर होता है हमारा स्कल बोन, तो हम लोग 6th क्लास में पढ़े थे। ये जो बोन टच करके जो हार्ड कवरिंग दिख रहा है वो हमारा स्कल है। तो ये हो गया हमारा स्कल यानी खोपड़ी, ओके। तो ये स्कल हो गया। उसके अंदर भी 3-4 लेयर होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किए रहते हैं। और स्कल और लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, यानी इस पोर्शन में एक फ्लूइड पाया जाता है बिटवीन, उसको हम लोग CSF कहते हैं। और आइए देख लेते हैं ये CSF होता क्या है, ओके। तो बिटवीन स्कल and layers which protect brain, हाँ,
found which absorb shock. Okay? वो जो स्कल और लेयर्स जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। ठीक, वो फ्लूइड क्यों वहाँ पे रहता है? तो वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो शॉक है वो ब्रेन को नहीं लगता है। अगर ये ना रहे तो जो भी स्कल का हमारे ब्रेन है, जहाँ हम लोग कहीं लड़ते हैं, तो वो शॉक डायरेक्टली जाके ब्रेन को लगेगा और हम पागल भी हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। तो ये जो फ्लूइड है वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, शॉक को ऑब्जर्व करता है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, और उस फ्लूइड का नाम है नोन एज CSF। इसका फुल फॉर्म है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इतना क्लियर हो गया? सारा लेयर्स पता चल गया, स्कल के बारे में पता ही है कि वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, CSF पता चल गया, ये फ्लूइड है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है। तो अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।